ओके, अब हम पढ़ेंगे द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1. So this is going to be best explanation video. I am guaranteeing that आपको इसके बाद हर एक चीज समझ में आ जाएगी एंड आपको किसी चीज में डाउट नहीं रहेगा. एंड इवन अगर कोई डाउट रहे तब ये सो यू आर फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन. सो लेट अस जस्ट स्टार्ट द वीडियो. तो देखो, पालमपुर विलेज जो है ना एक हाइपोथेटिकल विलेज है. हाइपोथेटिकल का मतलब क्या होता है? एक इमेजिनरी विलेज है. दैट मीन्स जितने भी ह्यूमन एफर्ट्स होते हैं, प्रोडक्शन एक्टिविटीज होती है, सिर्फ उनको दिखाने के लिए, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड ऑल दीज टॉपिक्स, इन्होंने ये एक एग्जाम्पल लिया है विलेज का. सो पालमपुर एक इमेजिनरी विलेज है. सो पालमपुर जो है ना, इट इज़ वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स. जो पालमपुर है वो जितने भी नेबर है उसके आसपास के विलेजेस और टाउन्स है उससे बहुत अच्छी तरह कनेक्ट है. और क्यों कनेक्ट है वो मैं आपको आगे बताऊंगी डिटेल में, लेकिन अभी मैं आपको छोटा सा इंट्रो बता देती हूँ. क्योंकि पालमपुर एक विलेज है और उसके आसपास क्या है? टाउन्स है और ज़्यादा विलेजेस हैं. तो इसलिए जो इधर के फार्मर्स होते हैं या इधर के जो शॉपकीपर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे फार्मर्स क्या करते हैं, अपना सरप्लस उधर बेच देते हैं जिससे उन्हें पैसा मिल सके. सो देयरफॉर जो फार्मर्स होते हैं उधर से पैसे कमाते हैं टाउन में, और मतलब टाउन में बेच के, टाउन के लोगों से होलसेल में खरीद के और इधर रिटेल में बेच के. ठीक है. तो रायगंज ए बिग विलेज इज 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर. तो जो रायगंज है पालमपुर से, जो कि एक बिग विलेज है, वो पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर है. ठीक है. तो ये आपको बात समझ में आ गई. तो पालमपुर हमने भी क्या पढ़ा था? पालमपुर इट इज वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स. एंड रायगंज जो एक बिग विलेज है वो 3 किलोमीटर अवे है पालमपुर से. Now, an all-weather road connects the village to Raiganj and further on to the nearest small town of Shahpur. एक all-weather road है जहाँ कई सारे आपको वो देखने को भी मिलती है व्हीकल्स. तो उधर वो जो रोड है वो पालमपुर को कनेक्ट करती है रायगंज के साथ, जो अभी हमने पढ़ा, और एक नियरेस्ट स्मॉल टाउन के साथ. एक पास में एक और छोटा टाउन पड़ता है जिसका नाम है शाहपुर, उसके साथ. ठीक है. Many kinds of transport are visible on this road, starting from bullock carts, tongas, bagayas, wooden cart drawn by buffaloes loaded with jaggery and other commodities, to motor vehicles like motorcycles, jeeps, tractors and trucks. तो इस रोड में आपको कई सारे ट्रांसपोर्ट देखने को मिलेंगे. जो विलेज में मोस्टली ट्रांसपोर्टेशन होती है वो भी देखने को मिलेगी. दैट इज बुलक कार्ट्स, जो बैलगाड़ी होती है, टोंगास, बगेयास. ठीक है. अच्छा, जो वुडन कार्ट्स होती है ना, उसमें आपको क्या देखने को, जो बफेलो चलाती है, जैसे बफेलोज आगे होती है और आप पता है ना एक इंसान बैठा होता है वो पीछे मार रहा होता है, वो चलती है ना. सो बेसिकली उसमें क्या होता है, वो सामान लेके जाते हैं. क्या सामान लेके जाते हैं? जैगरी. जैगरी को हिंदी में क्या कहते हैं? गुड़, है ना. और कई सारी बाकी कमोडिटीज को. और हमें ये भी देखने को मिलता है कि उधर मोटर व्हीकल्स भी चलती है, जैसे मोटरसाइकिल्स, बाइक चल गई, जीप चल गई, ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स. ठीक है. तो पालमपुर ऑल वेदर रोड है जिसमें सारी तरह की ट्रांसपोर्टेशन आपको देखने को मिलती है. अब इस विलेज में कुछ 450 फैमिलीज है जो कि डिफरेंट डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करती है, जिसमें से 80 हमारी अपर कास्ट फैमिलीज है जो कि विलेज की मेजोरिटी ओन करती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई विलेज है ना, तो वो क्या करेगा, उसके डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के लोग होंगे, लेकिन ऐसा भी तो होगा ना कोई मेजोरिटी हो, जैसे हिंदू ज्यादा है या मुस्लिम ज्यादा है ना. तो इस विलेज में जो है 80 अपर कास्ट फैमिलीज है जो कि मेजोरिटी को ओन करती है. उनके हाउसेस जस्ट बिकॉज वो अपर कास्ट है, जस्ट बिकॉज वो रिच है, तो उनके जो हाउस है वो बहुत बड़े बड़े होते हैं और ब्रिक से, सीमेंट से, इनसे बने होते हैं, पक्का हाउस होते हैं. आज जो 1/3 है पॉपुलेशन, मतलब 450 में से जो 1/3 है, दैट इज 150 फैमिलीज. 150 फैमिलीज जो होती है वो दलित्स होती है, एससीज होते हैं, जो कि एकदम विलेज के आउटस्कर्ट्स में रहते हैं, एकदम कॉर्नर ऑफ द विलेज में रहते हैं. और उनके जो हाउस होते हैं ना वो अपर कास्ट फैमिली से काफी छोटे होते हैं. एंड कच्चा हाउस होता है तो वो मड से और स्ट्रॉ से बनते हैं. तो कई सारे हाउसेज में आपको इलेक्ट्रिक कनेक्शंस जो है देखने को मिलेंगे. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ना, जितने भी ट्यूबवेल्स यूज होते हैं फील्ड्स में, अब आप कहोगे मैम ट्यूबवेल से तो ग्राउंड से पानी आता है. देखो, इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स भी आते हैं. तो पालमपुर में जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो यूज की जाती है जिससे फील्ड्स में ट्यूबवेल्स काम कर सके और कई सारे स्मॉल
भी काम आती है। तो पालमपुर के 2 प्राइमरी स्कूल्स हो गए और एक हाई स्कूल हो गया। एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो कि गवर्नमेंट रन करती है और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है। डिस्पेंसरी होता है जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, एंड वेयर द सिक आर ट्रीटेड। तो अब आपको देखने को मिल रहा होगा इस डिस्क्रिप्शन से हमने क्या क्या पढ़ा था। पालमपुर का क्या सिस्टम है, रोड्स का कैसे वो कनेक्ट है, वेल डेवलप्ड है, वेल कनेक्टेड है, उसका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कि ऑल्दो वो विलेज है लेकिन बुलक कार्ट से लेकर मोटर व्हीकल्स तक सब उधर प्रेजेंट होगा। हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा था, कैसे वो जो ट्यूबवेल्स होते हैं फील्ड में उसे रन करने में हेल्प करती है। और स्कूल्स के बारे में पढ़ा कि कितने हाई स्कूल होते हैं, कितने प्राइमरी, और एक हेल्थ सेंटर के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो अब हमने बेसिक इंट्रो लग गया दैट पालमपुर विलेज कैसा है, ठीक है। अब मैं आपको ये फिगर दिखाती हूँ, आपको देखने को मिल रहा होगा दैट ये क्या है, बफेलोज है या काउस भी होते हैं कहीं कहीं में, ये बैठे हैं, ये इन्हें मारते रहते हैं, एंड ये देखो जैगरी से लोडेड होता है या बाकी सारी कमोडिटीज से लोड होता है, ठीक है। तो जो स्टोरी है पालमपुर की बेसिकली वो एक इमेजिनरी विलेज है जो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज के बारे में बताएगी कि कैसे मैन्युफैक्चर होता है, कैसे सरप्लस बेचा जाता है, ये सब अब हम पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, सब कुछ क्लियर है। अब एक बार आप रीडिंग करो, वीडियो को पॉज करो एंड एक बार रीडिंग करो, फिर देखना आपको कितनी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, क्या किया प्रोडक्शन का, कैसे प्रोडक्शन ऑर्गेनाइज होती है, क्या क्या होता है। तो प्रोडक्शन का मेन एम ही ये होता है कि उन चीज़ों को, उन गुड्स को, उन सर्विसेज को प्रोड्यूस करे जो हमें चाहिए, है ना। तो 4 रिक्वायरमेंट्स होती है उन चीज़ों को प्रोड्यूस करने की जो हमें चाहिए। अगर हमें प्रोडक्शन करनी है तो 4 चीज़ें होंगी। सबसे पहला होता है लैंड, उसके बाद होता है लेबर, उसके बाद होता है फिजिकल कैपिटल, उसके बाद होता है ह्यूमन कैपिटल। लैंड इज द फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट इन द प्रोडक्शन, ठीक है। अगर लैंड ही नहीं होगी तो हम काम करेंगे किस में। तो पहली रिक्वायरमेंट हो गई लैंड, और बाकी नेचुरल रिसोर्सेज जैसे वाटर चाहिए होता है और मिनरल्स चाहिए होते हैं, फॉरेस्ट चाहिए होता है ना। तो ये हमारी क्या हो गई बेसिकली फर्स्ट रिक्वायरमेंट हो गई। सेकंड होगी लेबर, अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसमें लेबर चाहिए। कई कई बिजनेस में चाहिए होता है जो एक्सपीरियंस लेबर हो, जिन फॉर एग्जांपल अगर कोई लोहे की फैक्ट्री खुल रही है तो उसमें आपको वही तो चाहिए होंगे वर्कर्स जिन लोहे को करना आता हो, घिसना वगैरह आता हो, है ना। तो इसमें तो आपको लोहे वाले चाहिए। लेकिन कई सारी एक्टिविटीज ऐसे भी होती हैं जिसमें वो वर्कर्स भी काम चलते हैं जो मैनुअल वर्क कर सके, नॉर्मल वर्क कर सके, ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती। अब ये बात हो गई हमारी जब हम लार्ज स्केल पे बिजनेस करते हैं। अगर हमारे स्मॉल बिजनेस होते हैं बच्चा, तो जो फैमिलीज होती है मोस्टली वही एज ए लेबर काम करती है। सो सेकंड रिक्वायरमेंट लेबर हो गई, जो लोग काम करते हैं, एंड कई सारी प्रोडक्शन एक्टिविटीज में हाईली एडुकेटेड वर्कर्स चाहिए होते हैं जो कुछ नेसेसरी टास्क परफॉर्म कर सके। मैंने आपको एग्जांपल भी लेके बता दिया। और बाकी एक्टिविटीज को वो वर्कर्स चाहिए होते हैं, कई सारी बाकी एक्टिविटीज को जो सिर्फ मैनुअल वर्क कर सके, ठीक है। ईच वर्कर इज प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के लिए लेबर कौन प्रोवाइड कर रहा है, वर्कर्स। नाउ अब थर्ड रिक्वायरमेंट आ जाती है फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल होती है कि हमने ये पढ़ा ना इनपुट आउटपुट, तो हमें जितने इनपुट चाहिए जिससे एक अच्छा सा आउटपुट प्रोड्यूस हो सके। सो वेराइटी ऑफ इनपुट्स जो हर एक स्टेज पे, प्रोडक्शन की हर एक स्टेज पे चाहिए जिससे प्रोडक्शन हो सके, जिससे फाइनल आउटकम अच्छा आ सके, ठीक है। तो फिजिकल कैपिटल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक हो जाती है फिक्स्ड कैपिटल और एक हो जाती है वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल हमारी वो कैपिटल होती है जिसे हम सालों साल यूज कर सकते हैं प्रोडक्शन में, जो इतनी जल्दी खत्म नहीं होती है। और वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कि क्या होती है, खत्म हो जाती है ओवर ए टाइम पीरियड, जिसे रिस्टोर करना पड़ जाता है बार बार। तो फिक्स्ड कैपिटल की बात करें, इसमें आ जाता है टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स। एक बार टूल्स मशीन्स ले लिए, सालों साल चलते हैं, उसके बाद कोई दिक्कत आ जाए तो वो है, वरना इलेक्ट्रिक वाले में ऐसा होने के चांसेस है, दिक्कत आ जाती है, वरना टूल्स तो सालों साल चलते हैं। मशीन्स, बिल्डिंग्स, ये क्या हो गए, फिक्स्ड कैपिटल हो गए, ठीक है। टूल्स में हमारे आ जाते हैं सिंपल टूल से लेकर सोफिस्टिकेटेड एकदम कॉम्प्लेक्स मशीन्स तक आ जाती है। जैसे अगर कोई फार्मर्स फ्लो है, हम देखा होगा ना
एट्थ में पढ़ा होगा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में। तो बेसिकली फार्मर्स प्लॉ से लेकर जनरेटर्स, टर्बाइन्स, ट्रैक्टर्स, इतनी सोफिस्टिकेटेड मशीन्स भी आ जाती है किसमें, फिक्स्ड कैपिटल में। अब हम पढ़ेंगे रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड। तो प्रोडक्शन में ना कई सारे रॉ मटेरियल्स लगते हैं, जैसे अगर कोई वेवर है, मतलब क्या होता है जो बुनता है ना, तो उसे यार्न चाहिए, जो कि क्या हो गई, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कितने ले लिया, अगर आपने 100 किलो भी ले ली तो थोड़े टाइम के बाद तो वो हो जाएगी ना खत्म, तो उसे तो चाहिए। सो बेसिकली जो मटेरियल जो खत्म हो जाते हैं ओवर टाइम, उन्हें हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल, ठीक है। एंड द क्ले यूज बाय पॉटर। ऑल्सो ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ मनी हमें चाहिए ही होती है ड्यूरिंग प्रोडक्शन, जिससे पेमेंट्स हो सके। फॉर एग्जांपल अगर मुझे यार्न खरीदनी है तो, और बाकी नेसेसरी आइटम्स को खरीदने के लिए। तो ये हमारे क्या हो गए, रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड इज नोन एज वर्किंग कैपिटल, ठीक है। ये प्रोडक्शन में यूज हो जाती है और इसे जो है रिस्टोर करवाना पड़ता है। अब हम पढ़ेंगे फोर्थ रिक्वायरमेंट, दैट इज ह्यूमन कैपिटल। अगर आप पास लैंड भी है, लेबर भी है, फिजिकल कैपिटल भी है, लेकिन आपको पता ही नहीं आपको कैसे अपना बिजनेस चलाना है, अगर आप पता ही नहीं कैसे स्ट्रेटेजी आपको इम्प्लीमेंट करनी है, तो आपका बिजनेस चलेगा ही नहीं। तो देखो फोर्थ रिक्वायरमेंट हमारी ह्यूमन कैपिटल हो गई, जिसमें हमें नॉलेज चाहिए होगी, एंटरप्राइज चाहिए होगा, और उसके साथ हमें लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल लगानी पड़ेगी, जिससे एक आउटपुट आता है, जिससे एक आउटकम आता है, जो कि या तो अपने लिए यूज करने के लिए यूज करते हैं, या हम उसे मार्केट में बेच देते हैं और मनी अर्न करते हैं। इसे हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे दैट हर एक प्रोडक्शन, एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय का, और हर एक प्रोडक्शन कैसे ऑर्गेनाइज की जाती है, लैंड को कंबाइन करके, लेबर को, फिजिकल कैपिटल को और ह्यूमन कैपिटल को। तो जब भी ये सारे फैक्टर्स मिल जाते हैं तो हमें अच्छे सा आउटपुट मिलता है, एंड इस सब को हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। समझ में आया? तो अभी हमने क्या पढ़ लिया, सबसे पहले हमने पालमपुर का इंट्रो पढ़ लिया, उसके बाद हमने पढ़ा क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, दैट इज लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, और जब ये सारे मिलके एक साथ यूज किए जाते हैं तो एक अच्छा सा गुड आउटपुट आता है। अब हम पढ़ेंगे फार्मिंग इन पालमपुर। तो देखो हमें पता है दैट विलेज में देखो फार्मिंग ने एक मेजर एक्टिविटी होती है, कॉमन एक्टिविटी होती है। तो पालमपुर में भी 75% ऑफ दी जनता क्या करती है, अपने लाइवलीहुड के लिए, अपने जो है गृहस्थी के लिए किस पे डिपेंडेंट होती है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड होती है। किस पे डिपेंड होती है, फार्मिंग पे डिपेंडेंट होती है। तो फार्मिंग उधर की मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है, ठीक है। अब फार्मर्स भी हो सकते हैं जो कि उस पर डिपेंड, और फार्म लेबरर्स भी हो सकते हैं। फार्म लेबरर्स होते हैं बच्चे जो किस पे डिपेंड होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई एक बिग लार्ज लेबर है, ठीक है, और वो क्या कर रहा, लार्ज फार्मर है, तो वो क्या करेगा, उसका इतना बड़ा क्या है, लैंड है, तो वो अपॉइंट करेगा स्मॉल फार्मर्स को। तो देयरफॉर अगर कोई कैलेमिटी आ जाती है और उस फार्मर का, उस लार्ज फार्मर का इफेक्ट हो जाती है लैंड, तो उन फार्म लेबरर्स को भी इफेक्ट होगा, क्योंकि वो उसके फार्म में ही काम करके अपना लाइवलीहुड अर्न कर रहे थे, ठीक है। बट रिमेंबर दैट देयर इज ए बेसिक कॉन्स्टेंट इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन। एक पता दिक्कत आ जाती है, क्या आ जाती है, दैट पालमपुर में जो लैंड है ना वो फिक्स्ड है। क्या है वो, फिक्स्ड है। लैंड जो है, लैंड एरिया कल्टीवेशन के अंडर वो फिक्स रहा है, एंड सिंस 1960 पालमपुर में लैंड एरिया में कोई भी एक्सपेंशन नहीं रहा है। मतलब जो लैंड एरिया है वो बिल्कुल भी बड़ा नहीं है, कई सारे वेस्टलैंड्स को कल्टीवेबल लैंड में भी जो है कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है। देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा लैंड इज फिक्स्ड वाला कॉन्सेप्ट। अब ये आप मार्क कर लो, बड़ा इंपॉर्टेंट, एक नंबर में आ जाते हैं, दैट व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड। तो देखो लैंड को मेजर करने की हेक्टर होती है, लेकिन विलेजेस में लैंड जो होती है वो किन लोकल यूनिट्स में डिस्कस की जाती है, बीघा, गुइंथा। जैसे होता है ना, फॉर ऐसा होता है ना, जैसे आपका नाम है, फॉर एग्जांपल आपका नाम, मेरा नाम है रिद्धि, लेकिन मुझे घर से क्या, घर में क्या बुलाते हैं, कुछ भी ले लो, फॉर एग्जांपल पिंकी ले लो, गुड़िया ले लो। तो देखो क्या हो गया, दैट मेरा जो नाम है वो तो क्या है, रिद्धि है, लेकिन कई सारे नामों से बुलाया जाता है। तो ऐसी जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो तो है हेक्टर, लेकिन कई सारी लोकल यूनिट से उसे क्या किया जाता है, बुलाया जाता है, जैसे बीघा एंड गुइंथा, ठीक है।
अब हम पढ़ेंगे दैट इज देयर ए वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम दी सेम लैंड, कि अब एक ही लैंड, अब देखो हमें पता चल गया लैंड हमारी फिक्स रहने वाली है, तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि हमें सेम ही लैंड से हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें? यस, एक तरीका है, वो है हमारा मल्टीपल क्रॉपिंग का तरीका। मल्टीपल क्रॉपिंग होती है जब हम एक ही लैंड में एक से ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो करते हैं, ठीक है। तो देखो, इन द काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रोन एंड फैसिलिटीज अवेलेबल, पालमपुर वुड रिसेंबल ए विलेज ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द यूपी। ये मैंने आपको बता दिया था स्टार्टिंग में। ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर, जितनी भी लैंड होती है पालमपुर में वो कल्टिवेट की जाती है, क्योंकि हमने पढ़ा था जितने भी वेस्ट लैंड उन्हें भी कल्टिवेबल लैंड में कन्वर्ट कर दिया गया। किसी भी ना लैंड को ऐसे आइडल नहीं छोड़ा जाता। तो जब रेनी सीजन आता है, रेनी सीजन को हम कहते हैं खारिफ सीजन, तो जब रेनी सीजन आता है तो फार्मर्स होते हैं जवार को, बाजरा को, इन सबको ग्रो करते हैं, और ये जो प्लांट्स होते हैं ये कैटल को फीड करने में भी यूज किए जाते हैं, ठीक है। इट इज फॉलोड बाय द कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर, ठीक है। कई बार पोटैटो की कल्टीवेशन भी की जाती है अक्टूबर और दिसंबर के बीच में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे विंटर सीजन। विंटर सीजन को हम क्या कहते हैं? राबी सीजन कहते हैं। तो विंटर सीजन में जो फील्ड्स होते हैं उनमें क्या उगाया जाता है? व्हीट उगाया जाता है। तो अगर पूछा जाएगा दैट डैश इज एन इम्पोर्टेंट राबी क्रॉप, तो व्हीट आएगा ही आएगा। ये रट लो, एकदम लर्न कर लो, दिमाग में बिठा लो दैट व्हीट इज एन इम्पोर्टेंट राबी क्रॉप एंड ज्वार एंड बाजरा आर दी खारिफ क्रॉप्स, ठीक है। अब from the wheat produced, farmers keep enough wheat for the farmers consumption, for the family's consumption and sell the surplus wheat at the market at the Raiganj। तो जो वो wheat produce करते हैं या जो भी वो प्रोडक्शन क्रॉप को प्रोड्यूस करते हैं, तो फार्मर्स उसमें से अपनी फैमिली के लिए अलग रख लेते हैं और बाकी बचा बुचा कहाँ पर बेच देते हैं? मार्केट में बेच देते हैं, जैसे यहाँ रायगंज में बेच देते हैं, जिससे उन्हें पैसे मिलते हैं, पैसे आ जाते हैं, ठीक है। अब लैंड एरिया का छोटा सा पार्ट शुगर केन को भी दिया जाता है, शुगर केन भी तो ग्रो किया जाता है जो कि हर साल हार्वेस्ट किया जाता है। शुगर केन अपनी रॉ फॉर्म में, मतलब जब उसे प्रोसेस नहीं किया जाता, उसकी पहली वाली जो फॉर्म होती है, जो कि होती है उसकी गुड़ की फॉर्म, जैगरी की फॉर्म, वो शाहपुर के ट्रेडर्स को बेचा जाता है, ठीक है। तो हमने आपको खारिफ और राबी के बीच का डिफरेंस याद रखना है, और आपको ये भी ध्यान रखना है दैट जब क्रॉप प्रोड्यूस हो जाती है तो फार्मर्स क्या करते हैं। गॉट इट। अब जो मेन रीजन है कि फार्मर्स 3 डिफरेंट क्रॉप एक साल में उगा पा रहे हैं, क्यों उगा पा रहे हैं, कैसे उगा पा रहे हैं? क्योंकि उनके पास इस विलेज में एक वेल डेवलप्ड इरिगेशन का सिस्टम है, पानी की कमी नहीं है, ठीक है। जो मतलब पहले के टाइम पे पालमपुर में भी जैसे पहले यूज होता थे विलेजेस में, पर्सियन व्हील्स यूज की जाती थी, है ना, पाइप से किए जाते थे। लेकिन क्या हुआ, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, क्या आ गया? इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स आ गए, ट्यूबवेल्स इलेक्ट्रिक से चलने वाले आ गए, जो कि इरिगेट करते हैं ज्यादा लैंड कम टाइम में, ठीक है। तो फार्मर्स जो है पहले पर्सन व्हील्स यूज करते थे, लेकिन अब क्या आ गया? ट्यूबवेल्स आ गए टू इरिगेट लार्जर एरियाज इन लेस टाइम, ठीक है। तो जो पहले फ्यू ट्यूबवेल्स, इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स थे, वो गवर्नमेंट ने इंस्टॉल करके दिए थे, लेकिन फार्मर्स ने भी अपने प्राइवेट ट्यूबवेल्स सेट करने स्टार्ट कर दिए, और मिड 1970s तक जो पूरा कल्टिवेटेड एरिया था 200 हेक्टर का, वो इरिगेट हो गया था। गॉट इट। अब हम ओके ये पढ़ेंगे, एमसीक्यू में आएगा डेक्कन प्लेट्यू है इसमें। तो देखो, जितने भी इंडिया में विलेजेस है ना, उन सभी विलेजेस के पास हाई लेवल ऑफ इरिगेशन नहीं है। मतलब देखो, जो हमारे कोस्टल रीजन्स होते हैं वो हमें पता है वेल इरिगेटेड होते हैं क्योंकि वो पानी के पास लोकेट होते हैं, लेकिन डेक्कन प्लेट्यू में ना लो लेवल होता है इरिगेशन का, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे that of the total cultivated area में से little less than 40% is irrigated even today। now अगर हमें एक पीस ऑफ लैंड में, एक लैंड में क्या करनी है, एक से ज्यादा क्रॉप ग्रो करनी है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? मल्टीपल क्रॉपिंग। उस प्रोसेस को हम मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। सो व्हेन वी ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन ए लैंड, इट इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। ये इट इज द मोस्ट कॉमन वे
दैट अगर आपको प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है किसी भी लैंड की तो आप मल्टीपल क्रॉपिंग का सहारा ले सकते हैं, ठीक है। ऑल द फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स, 2 मेन क्रॉप्स तो ग्रो करते हैं, और पोटैटो को एज ए थर्ड क्रॉप वो ग्रो कर रहे हैं पिछले 15 से 20 साल में, ठीक है। गॉट इट। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, दैट विल द लैंड सस्टेन, नहीं, ओके। अब हम पढ़ेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। मल्टीपल क्रॉपिंग फर्स्ट भी हो गया अगर आपको प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है ऑन ए लैंड, और दूसरा भी हो गया हमारा दैट जब हम ग्रीन रेवोल्यूशन करते हैं उसके बाद you have seen that one way of increasing production from the same land is by multiple cropping, and the other way क्या है, modern farming methods को use करना, green revolution को use करना, जिससे ज़्यादा yield आती है, ज़्यादा production आती है, ठीक है। तो मिड 1960s तक जो सीड्स होते थे ट्रेडिशनल सीड्स यूज किए जाते थे जिसमें प्रोडक्शन कम आती थी, लेकिन और जो फार्मर्स थे वो क्या यूज करते थे, काउ डंग जो गोबर होता था उसे एज ए मैन्योर यूज करते थे, एज ए फर्टिलाइजर्स यूज करते थे, लेकिन उनसे प्रोडक्शन बहुत कम आती थी और उनको गुजारा नहीं हो पाता था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो कि 1960s में आया था, लेट 1960s में आया था, आई डोंट नो दी परफेक्ट ईयर बट आई थिंक 1968 में आया था, आप सर्च कर लेना, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो 1960s में आया था उन्होंने कहा इंडियन फार्मर्स को दैट आप HIV सीड्स, हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स यूज करो, जिससे क्या होएगा दैट आपकी जो सीड्स की उपजाऊ शक्ति है वो बढ़ेगी, है ना, और जिससे आपका एक बार में कई सारा प्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन ने मेनली 2 तरह की क्रॉप पे फोकस किया था, दैट वाज व्हीट एंड राइस। वो कहता था दैट HIV सीड्स ज़्यादा प्रोडक्शन देते हैं एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल सीड्स। वो यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स बताते थे एंड यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स बताते थे, एंड HIV सीड्स कहते थे दैट हम जो आप एक सिंगल प्लांट से ग्रो कर रहे हो हम उसका 4 गुना ज़्यादा जो है प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे एक एग्जांपल दैट कैसे 1300 किलो से 3200 किलो जो है प्रोड्यूस होता था, ठीक है। तो देखो हायर यील्ड जो हायर प्रोडक्शन थी वो तभी पॉसिबल थी जब HIV सीड्स, इरिगेशन अच्छी, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एक साथ यूज किए जाए, और यही था हमारा मॉडर्न फार्मिंग मेथड जिसमें हम ग्रीन रेवोल्यूशन को यूज करते थे, एंड HIV सीड्स जो है एज ए सीड्स यूज करते थे एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल सीड्स। अब जो फार्मर्स थे पंजाब के, हरियाणा के, वेस्टर्न यूपी के, दे वर दी फर्स्ट जिन्होंने ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड इंडिया में ट्राई किया था, ठीक है, और उन्हें प्रोडक्शन भी मिली थी। तो इस रीजन में द फार्मर्स इन दिस रीजन दे हैव सेट अप ट्यूबवेल्स फॉर इरिगेशन के लिए उन्होंने ट्यूबवेल्स भी सेट करवा रखे थे, और HIV सीड्स का यूज करते थे केमिकल फर्टिलाइजर्स का एंड पेस्टिसाइड्स का वो यूज करते थे, और उनमें से कुछ ने ट्रैक्टर्स ले लिए थे, थ्रेशर्स ले लिए थे, जिससे सोइंग, प्लोइंग, हार्वेस्टिंग ये सब क्या होती थी बहुत जल्दी हो जाती थी, कम टाइम में हो जाती थी और ज़्यादा एरिया में हो जाती थी, एंड they were rewarded with high yields of wheat, और इसके बदले में उन्हें क्या होता था, ज़्यादा प्रोडक्शन आता था, जिससे वो अपनी फैमिली का कंजप्शन को तो निकाल ही लेते थे, जिससे उन्हें क्या मिला था, सरप्लस अमाउंट आ रही थी और वो उसे बेच के ज़्यादा पैसा कमा रहे थे। फॉर एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने दैट पालमपुर में जो प्रोडक्शन थी वीट की वो ट्रेडिशनल सीड से कितनी थी 1300 किलो पर हेक्टर, लेकिन HIV सीड को यूज करने के बाद वो कितनी हो गई 3200 किलो हो गई पर हेक्टर। तो आप देख सकते हो दैट फार्मर्स के पास कितना सारा एक्स्ट्रा अमाउंट बचा, एंड इससे वो क्या करते थे अपना बेच लेते थे और अपनी जो है जो जैसे नेक्स्ट सीजन आ रहा है उसके लिए सेविंग्स कर ली, या अगर कोई मशीन लेनी है वो ले ली, रॉ मटेरियल्स ले लिए, तो इससे क्या करते थे वो हेल्प करते थे। अब हम पढ़ेंगे विल द लैंड सस्टेन, लेकिन उससे पहले हम आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है दैट नेम द टू वेज which helps you to grow more than one crop on a land, या which helps you to produce more than average production on a land, ठीक है।
अब हम पढ़ेंगे विल द लैंड सस्टेन। तो लैंड जस्ट बिकॉज नेचुरल रिसोर्स, इनफैक्ट लैंड यानी जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो ऐसे तो यानी खूब बहुत ज़्यादा है, उनकी भी कोई लिमिट होती है ना, तो इसलिए हमें उसे बहुत इम्पॉर्टेंट है दैट उसे हम अच्छी तरह यूज़ करें, उसे अपनी नेसेसिटी से यूज़ करें। साइंटिफिक रिपोर्ट्स कहती है दैट मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स के वजह से केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जाते हैं जिससे सॉइल की जो क्वालिटी है वो खराब हो चुकी है, वो डिग्रेड हो चुकी है, एंड उसने जो ओवर यूज कर लिया नेचुरल रिसोर्स बेस। ठीक है, तो कई एरियाज में जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसके वजह से सॉइल की फर्टिलिटी लॉस होने लग गई, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज किया जाता था कई ज़्यादा, और इरिगेशन के लिए ट्यूबवेल्स यूज किए जाते थे, और ट्यूबवेल से पानी का जो पानी होता है ट्यूबवेल्स में वो कहाँ से आता है, ग्राउंड वाटर से आता है, तो उससे डेप्लीशन हो गया वाटर टेबल का, जो रिडक्शन आ गई वाटर टेबल में। वाटर टेबल हमने 8th में या 7th में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, ठीक है, वो होता है ग्राउंड वाटर, मतलब बेसिकली जो नीचे पानी प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज जैसे सॉइल की फर्टिलिटी, ग्राउंड वाटर, इन्हें ना सालों साल लग जाते हैं कि ये दोबारा अच्छी तरह से आते हैं, और एक बार डिस्ट्रॉय हो जाए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि आप इसे दोबारा रिस्टोर कर सको, इनफैक्ट आप तो कर ही नहीं सकते, नेचुरल तरीके से ही होता है। ठीक है, दो एनवायरनमेंट के जो रिसोर्सेज होते हैं, सॉइल फर्टिलिटी, ग्राउंड वाटर, लैंड, या जितने भी नेचुरल रिसोर्स होते हैं उन्हें कंजर्व करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सालों साल लग जाते हैं उन्हें रिस्टोर होने में, और एक बार डिस्ट्रॉय हो जाए सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिस्टोर देम। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बड़े सारे क्वेश्चन आ जाते हैं इससे, तो ये मैं आप बताती हूँ ब्लू बॉक्स में जो दे रखा है, दैट केमिकल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं ना उनके अंदर मिनरल्स मिले हुए होते हैं, ये मिनरल्स हेल्प करते हैं सॉइल में ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए। तो जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं जो कि वाटर में हो जाते हैं डिजोल्व, और प्लांट्स को अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन बट दीज नॉट मे बी रिटेन सॉइल फॉर सो लॉन्ग। क्या होता है ना, इससे ही ग्राउंड वाटर को पोल्यूट कर देता है, सॉइल को पोल्यूट कर देता है, रिवर्स को, लेक्स को। और केमिकल फर्टिलाइजर्स में ना एक ऐसा मिनरल होता है दैट ये जितने भी बैक्टीरिया होते हैं सॉइल में वो उसे मार देते हैं, जितने भी बाकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एंड हमें पता है कुछ बैक्टीरिया जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कितना इंपॉर्टेंट है, तो वो भी मार देता है। तो ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि कैसे जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं वो सॉइल को डिग्रेड करते हैं, या कैसे केमिकल फर्टिलाइजर्स दे लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन। ठीक है, अभी जो केमिकल फर्टिलाइजर्स था कंजप्शन जो थी केमिकल फर्टिलाइजर्स की, ये हाईएस्ट किसमें थी, पंजाब में थी। इट वाज द हाईएस्ट to use the chemical fertilizers, it was the highest state। ठीक है, और जैसे जैसे केमिकल फर्टिलाइजर्स जो है वो यूज होते चले गए उससे सॉइल की हेल्थ, सॉइल की क्वालिटी डिग्रेड होती चली गई, एंड पंजाब के फार्मर्स जो थे देवर फोर्स कि वो ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करें जिससे उनका जो प्रोडक्शन लेवल है वो अच्छा हो। और हमें पता दैट एक बार सॉइल की फर्टिलिटी चली गई तो क्या होएगा, हमें उसे खाली छोड़ना पड़ेगा उसे, जिससे उसके अंदर शक्ति आए, उपजाऊ शक्ति आए दोबारा। ठीक है, अब लैंड जो है पालमपुर के फार्मर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो देखो लैंड जो है कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लैंड जो है वो एक नेचुरल रिसोर्स है, एंड ऑल्सो लैंड जो है हमारा फिक्स होता है पालमपुर में। तो जितने भी लोग एंगेज होते हैं एग्रीकल्चर में उनके पास सफिशिएंट लैंड नहीं होती है कल्टीवेशन के लिए, जैसे पालमपुर में जो 150 फैमिलीज है उनके पास कल्टीवेशन के लिए लैंड ही नहीं है, और बाकी क्या फैमिलीज बची हमारे पास, 240 फैमिलीज बची जो स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड को कल्टीवेट करती है विच इज लेस देन 2 हेक्टर्स इन साइज। ठीक है, हम 1960 ये केस स्टडी बताई थी मैं दैट 1960 में गोविंद एक फार्मर था जिसका 2.25 हेक्टर था, जो उसकी लैंड थी वो 2.25 हेक्टर की थी। अपने बेटों के साथ गोविंद ने लैंड कल्टीवेट की, और वो ना इतनी अच्छी तरह रह नहीं पाते थे क्योंकि उनकी नीड्स फुलफिल नहीं हो पाती थी। एनीवे ऐसे चलता गया, और जो गोविंद था वो एक्सपायर हो गया, उसकी डेथ हो गई। तो जो लैंड थी उसके बेटों के बीच वो बढ़ गई, और हर एक के पास से कितना साइज था, 0.75 हेक्टर का साइज था। ठीक है, बट स्टिल गोविंद के जो बेटे थे वो अपना
जाने कर पाते, गुजारा नहीं कर पा रहे थे, इसलिए जैसे हार्वेस्टिंग का और सोइंग का सीजन मेन होता है, बाकी महीने ना इतनी ज़्यादा जॉब रहती नहीं है। जैसे अगर लैंडलेस लेबर जो है वो दूसरों के फार्म में काम करते हैं तो इतनी जॉब रहती नहीं है, सो दे हैव टू लुक फॉर एडिशनल जॉब्स ड्यूरिंग पार्ट ऑफ द ईयर। या स्मॉल फार्मर्स भी होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता तो वो अपने लैंड पे भी करते हैं और साथ ही साथ दूसरों के लैंड में भी करते हैं, या एडिशनल जॉब्स जो है देखते हैं ड्यूरिंग दी rest of the year during the seasons rather than sowing and harvesting। ठीक है, now इधर से आ जाते हैं दैट पालमपुर में 60 मतलब 60 फैमिलीज है मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स की, जो 2 हेक्टर से ज़्यादा का लैंड कल्टीवेट करती है, और किन्हीं जनों के पास, किन्हीं लोगों के पास 10 हेक्टर या उससे ज़्यादा का भी लैंड होता है। नाउ हु विल प्रोवाइड दी लेबर, लेबर कौन प्रोवाइड करेंगे उन बड़े बड़े लैंड में, उन बड़े बड़े फार्म्स में जो लार्ज फार्मर्स के पास होती है। तो ऑब्वियसली जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, जिनके पास अपना बहुत ज़्यादा छोटा हेक्टर का लैंड होता है, या जो लैंडलेस लेबरर्स होते हैं जिनके पास अपनी लैंड ही नहीं होती। और मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ाई दिया करते करते दैट बाकी साल के बाकी महीनों में वो क्या करते हैं, दे हैव टू लुक फॉर एडिशनल जॉब्स। सो आफ्टर लैंड लेबर इज द नेसेसरी फैक्टर फॉर प्रोडक्शन, farming requires a great deal of hard work, small families along with farmers cultivate their own fields। ठीक है, thus they provide the labor required for farming themselves, and medium and large farmers जो होते हैं वो small farmers को, या जो होते हैं लैंडलेस लेबर जो होते हैं, स्मॉल लैंडलेस लेबर जो होते हैं उन्हें हायर करते हैं, जिससे उनके लैंड में प्रोडक्शन हो सके, जिससे लैंड में खेती कर सके। ठीक है, नाउ जब वो काम करते हैं तो या तो उन्हें वेजेस मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश, या तो उन्हें पैसे मिलते हैं, या कभी कभी क्या होती है, जो फार्मर की लार्ज फार्मर की प्रोडक्शन होती है उससे उन्हें कुछ अनाज मिल गया, वो मिल गया, तो काइंड में भी हो सकती है, क्रॉप में भी हो सकती है, वेजेस मिल सकते हैं उन्हें। कभी कभी तो लेबरर्स को मील्स मिल जाती है, खाना मिल जाता है, और जो वेजेस है वो वैरी करती है, जैसे कई रीजन में ज़्यादा होती है, कई रीजन में कम होती है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे 200 रुपये मिल रही है पंजाब में, तो दिल्ली के हिसाब से तो वो कम है ना, तो देयरफॉर कई सारे जगहों में वेजेस कम होती है, कई सारी जगहों में क्या होती है, ज़्यादा होती है। एंड क्रॉप टू क्रॉप भी डिफर करते हैं, किस क्रॉप को उगाने में ज़्यादा मेहनत लगती है, उसमें आपको हो सकता है थोड़े ज़्यादा पैसे मिल जाए। ठीक है, now, there is a wide variation in the duration of employment. A farm laborer might be employed on a daily basis or for one particular farm activity like harvesting or the whole year. Now, ये देखो एक basically conversation दे रखी है, कॉन्वो दे रखी है गाला और रामकली के बीच में, जो कि कहते हैं, जिसमें वो कहते हैं दैट बहुत ही, मैं आपको समराइज कर देती हूँ दैट इसमें क्या कहते हैं। बेसिकली दे आर इन ए कन्वर्जेशन जिसमें वो कह रहे दैट इट इज़ वेरी वेरी हार्ड टू फाइंड दी वर्क ड्यूरिंग दिस डेज। एंड क्या होता है ना, जो बड़े बड़े फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमें ना, वो क्या करते हैं बड़े बड़े फार्मर्स, वो ना मशीन से, देखो उनके पास पैसा तो वो खरीदेंगे ही ना, तो मशीन्स खरीदते जा रहे हैं, टर्बाइंस खरीदते जा रहे हैं, थ्रेशर्स खरीदते जा रहे हैं, जिससे लेबर का जो काम है ना वो ऑलमोस्ट खत्म ही हो रहा है, क्योंकि जो काम लेबर 4 दिन में करेगी वो टर्बाइंस 2 दिन में कर देते हैं, या हार्वेस्टर्स 2 दिन में कर देते हैं। तो देयरफॉर आप देख सकते हो कि कैसे लेबर का जो काम है वो खत्म हो रहा है मॉडर्न टेक्निक्स के वजह से। ठीक है, जिसमें दाला कहता है दैट हाँ हमारे पास ट्रैक्टर्स है, हार्वेस्टर्स है हार्वेस्ट करने के लिए, थ्रेशर्स है थ्रेशिंग के लिए, तो और वीड्स को रिमूव करने के लिए भी फार्मर्स वीडिसाइड लगा देते हैं। तो जितना भी लेबर का काम है वो तो सारी मशीन से कर रही है ना, तो आप देख सकते हो दैट कैसे ये दोनों फेस कर रहे हैं। एंड ये जो है दाला कहता है दैट आई ओ दी लोकल मनी लेंडर ₹2000, मैंने लोकल मनी लेंडर्स 2000 रुपये लिए थे, एंड मैंने 1000 रुपये जो है पिछली समर उन्हें लौटा दिया व्हेन नो वर्क वाज अवेलेबल इन ऑल दी फील्ड्स, मतलब मैंने लिए थे। ठीक है, तो इस पे वो कहता है दैट रायगंज, मैंने क्या बताया था, वो एक टाउन है, उधर मुझे एक वो अपने ब्रिक मेकिंग वर्क के लिए देखना पड़ेगा, जिससे एडिशनल वर्क के लिए देखना पड़ेगा, जिससे वो अपना गुजारा कर सके, एक अर्निंग कर सके। ठीक है, अब दाला जो कि एक लैंडलेस फार्म लेबर है, जो दूसरों के फार्म में काम करता है, जो कि किस पे वर्क करता है, डेली वेजेस में वर्क करता है भैया, उसे महीनों के हिसाब से नहीं मिलते, रोज के हिसाब से मिलते हैं, क्योंकि बच्चा वो एक कैजुअल लेबरर है।
तो इसका मतलब क्या है दैट उसे रोज किसी ना किसी वर्क के लिए देखना पड़ता है, उसका जो वर्क है वो सेट नहीं है। एंड गवर्नमेंट ने मिनिमम वेजेस जो फार्म लेबरर के लिए वो की है, सेट की है, वो कितनी है, ₹115 पर डे, लेकिन दालों को सिर्फ 80 रुपीज ही मिलते हैं। अब बच्चा देखो नई बुक के हिसाब से ना ये 300 है बच्चा, तो इधर 300 आएगा, ये पुरानी बुक है इसलिए इधर 115 लिखा हुआ है, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा, 160 आएगा, दालों को सिर्फ 160 मिलते हैं, ठीक है। नाउ क्या होता है ना बाबू, इधर जो वो होते हैं फार्मर्स, वो इनसे एजुकेटेड नहीं होते, जिसकी वजह से उन्हें पता ही नहीं होता कि भैया गवर्नमेंट क्या है, कि गवर्नमेंट ने सेट कर रखा है इतना मिनिमम वेज है ना, तो जिसका वजह से उन्हें जो है दिक्कत का सामना करना पड़ता है। एक हैवी कंपटीशन है बच्चों, जैसे क्या होता है ना, जितने कम काम में जितने कम पैसों में कोई काम कर रहा है उतना ज़्यादा वो एम्प्लॉयड है, वो एम्प्लॉय होएगा, तो इसलिए फार्मर्स को अग्री करना पड़ता है वर्क के लिए इन लो वेजेस। तो दाला राम कली को अपनी एक सिचुएशन बताता है, जो कि अनदर फार्म लेबरर है और ये दोनों विलेज में सबसे ज़्यादा गरीब है। नाउ वी विल रीड द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। क्या फार्मिंग में पैसे चाहिए होते हैं, क्या कैपिटल चाहिए होती है। तो देखो हमने ऑलरेडी देख लिया क्या मॉडर्न फार्मिंग मेथड का इम्पैक्ट होता है, अब हम पढ़ेंगे दैट वो पैसे कहाँ से आते हैं। तो देखो कई सारे स्मॉल फार्मर्स मटेरियल्स को, जो रॉ मटेरियल्स होते हैं या मनी जो है वो लेंड करते हैं, किससे, स्मॉल या तो लार्ज फार्मर से या लोकल विलेज लेंडर से करते हैं। क्यों करते हैं, जिससे वो रॉ मटेरियल्स खरीद पाए और कुछ पैसे चाहिए होते हैं कल्टीवेशन के लिए, तो ये सब कर पाए। और ये ना बहुत हाई उसमें इंटरेस्ट पे, हाई रेट पे इंटरेस्ट देते हैं, हाई रेट में, रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन्स देते हैं, ठीक है। जैसे एक केस स्टडी है जिसमें सविता एक स्मॉल फार्मर है और उसे 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड में कल्टीवेट करनी है वीट, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इन सब के अलावा उसे कैश भी तो चाहिए जिससे वो बाकी सारे रॉ मटेरियल, पानी, ये सब ले सके। तो इसलिए वो क्या करती है, एक हिसाब लगाती है जिसमें वो देखती था जैसे वर्किंग कैपिटल कितने की पड़ेगी, 3,000 की पड़ेगी, लेकिन उसके पास तो पैसे होते नहीं। तो तेजपाल सिंह जो कि एक लार्ज फार्मर है, वो उससे क्या लेती है, पैसे लेती है, और वो कितने महीने, मतलब कितने उस पर देता है, कितने इंटरेस्ट पे देते हैं, 24% पे देता है, कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए। और सविता कहती है दैट मैं आपके मतलब उस पे फील्ड पे 35 रुपीज पर डे पे वर्क करूंगी। एंड सविता ये भी कहती है दैट जब हार्वेस्टिंग का सीजन होगा मैं आपके फील्ड पे काम करूंगी। तो आप देख सकते हो कि उसकी वेज, उसकी तनख्वाह कितनी कम है लेकिन उसका इंटरेस्ट कितना हाई है। तो सविता जानती है दैट उसे वर्क करना पड़ेगा हार्वेस्टिंग के सीजन पे उसके फार्म में, अपने फार्म में करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस वो एक मदर है, उसकी हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसके 3 बच्चे हैं। तो आप देख सकते हो दैट जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं उन्हें लोन मिल जाते हैं लेकिन उन्हें झुकाना बहुत बड़ा एक कंसर्न बन जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला तो हमारा हो गया दैट कैपिटल कहाँ से आएगी, मनी लेंडर से आ जाएगी, लार्ज फार्मर से आ जाएगी। दूसरा होता है दैट मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स क्या करते हैं, उनकी अपनी सेविंग्स होती है, जितना भी सरप्लस होता है उसे बेच के जो पैसे आते हैं, और जो उनकी सेविंग्स होती है ना उससे वो नए साल की, जो दूसरे साल वो ग्रो करने वाले होते हैं, उसके लिए भी रॉ मटेरियल्स लेते हैं या पैसे बचते हैं तो वो क्या करते हैं, मशीन्स ले लेते हैं, टर्बाइंस ले लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। क्या सेल होती है बच्चों फार्म प्रोडक्ट्स की, मतलब जैसे बाकी बचे बुचे। तो देखो जो वीट होता है वो हार्वेस्ट किया जाता है, प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, लेट इट बी वीट, वीट ले लिया इन्होंने एग्जाम्पल के लिए, बेसिकली क्रॉप होती है, उसे उगाया जाता है, उसे हार्वेस्ट किया जाता है और प्रोडक्शन हमारे कंप्लीट हो गई। अब जो फार्मर्स होते हैं वो थोड़ा सा अपनी फार्मर कंजप्शन के लिए निकाल लेते हैं, फैमिली के कंजप्शन के लिए निकाल लेते हैं और बाकी वो बेच देते हैं। एंड स्मॉल फार्मर्स, स्मॉल मतलब छोटे फार्मर्स जैसे कि सविता या गोविंद के बेटे, उनके पास क्या है, थोड़ा सा ही वीट बचता है क्योंकि बेटा इतनी सी लैंड में कितना ही प्रोड्यूस कर लेंगे वो, तो थोड़ा सा होता है, थोड़ा सा सरप्लस होता है और उनकी जो प्रोडक्शन होती है वो भी स्मॉल होती है, थोड़े से उनके पास पैसे आ पाते हैं, ठीक है। तो इस पे लिखा है have little surplus wheat because of their total production is small and from this a substantial share is kept for their own family needs। और उसमें से थोड़ा सा किस में रखेंगे, अपनी फैमिली के लिए भी रखेंगे, जो पैसे आते हैं वो उन्हें चुकाने भी हैं
अपने जो उन्होंने लोन रखे उन्हें भी देने, सेविंग्स कर लें, या तो वो अपना जो है फैमिली का देख लें कि फैमिली की नीड्स पूरी कर लें। ठीक है, तो आप देख सकते हो दैट हाउ कैसे जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो स्ट्रगल करते हैं। ठीक है, इट इज द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हु सप्लाई वीट टू द मार्केट। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स होते हैं जिनके पास सरप्लस बच पाता है और वो मार्केट में उसे ट्रांसफर कर पाते हैं। ठीक है, अब आपको पिक्चर दिखाई थी जो आपको दिख रही होगी 1.1 जो मैंने आपको दिखाई थी एकदम चैप्टर के स्टार्टिंग में थी, जिसमें बुलक कार्ट्स थे एंड दे वर लोडेड विद जैगरी एंड अदर कमोडिटीज दिखाई थी ना। सो यही चीज दिखी दैट वो कहाँ पर जा रही थी, मार्केट में जा रही थी, क्योंकि वो क्या होते हैं लार्ज फार्मर्स, ये मीडियम फार्मर्स होते हैं, मार्केट में बेच देते हैं। ठीक है, इधर वही चीज है जो मैंने आपको बता रखी है, दैट एग्जाम्पल दे रखा है दैट तेजपाल सिंह जैसे एक लार्ज फार्मर है, उसका टोटल जो सरप्लस है वो 350 का है, 350 क्विंटल्स का है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, सरप्लस उसने रायगंज मार्केट में बेच दिया और उसके पास खूब पैसे आ गए। अब पिछले साल ना तेजपाल ने ना सेविंग्स करी थी, अपने जो बाकी बचे पैसे थे वो उसने बैंक अकाउंट में डाल दिए थे और उसके बाद वो सेविंग्स को यूज करता था, जिससे जो सविता जैसे फार्मर्स हैं उन्हें वो लोन दे सके। अब आप कहोगे मैम लोन देने के लिए वो करता है क्या सेविंग? नो बेटा, वो हाई इंटरेस्ट पे करता है। तो अगर उसने 300 रुपये दिए होंगे उसे, या 2000 रुपये दिए होंगे, तो उसके बदले में कितने परसेंट मिलेंगे? 24% का इंटरेस्ट, कितने पैसे मिलेंगे? ठीक है, और कई सारे जो बाकी फार्मर्स होते हैं वो कई सारी मशीन्स को लेने में भी हेल्प, मतलब लेने के लिए भी सेविंग्स का यूज करते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या क्या नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज है पालमपुर में, मतलब फार्मिंग के अलावा 75% ऑफ द पीपल तो किस में एंगेज थे, फार्मिंग में एंगेज थे। बाकी के 25% क्या करते हैं, तो बाकी के 25% जो होते हैं वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में एंगेज होते हैं, जिसमें डेयरी एक कॉमन एक्टिविटी है। तो क्या करते हैं ना, जो पीपल होते हैं वो अपनी बफेलोज को कई सारी ग्रास फीड करते हैं, जवार फीड करते हैं, बाजरा फीड करते हैं। ठीक है, और ये सब कब ग्रो होते हैं, रेनी सीजन में ग्रो होते हैं। रायगंज जो कि एक टाउन है उधर मिल्क को बेचा जाता है। और पता है शाहपुर के 2 ट्रेडर उन्होंने क्या किया, एक कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर सेट किए हैं। कहाँ पर, रायगंज में। बेटा कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर्स क्या होते हैं, बेसिकली डेयरी फैसिलिटीज होती है। ठीक है, और उधर से मिल्क को ट्रांसपोर्ट किया जाता है टू फार अवे टाउन्स एंड सिटीज। तो डेयरी एक कॉमन एक्टिविटी हो गई, जहाँ जो होता है अपनी जो कैटल्स होती हैं उन्हें फीड करवाया जाता है विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रासेस, और कैसे कुछ लोग जो होते हैं ट्रांसपोर्ट करते हैं मिल्क को टू डिफरेंट टाउन्स एंड सिटीज। अब हम पढ़ेंगे दूसरा जो कि है एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग पालमपुर। बहुत कम लोग होते हैं जो कि पालमपुर में मैन्युफैक्चर करते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग होती है तो स्मॉल स्केल में होती है। क्या होती है, स्मॉल स्केल में होती है। 50 लोगों से भी ज़्यादा, 50 लोगों से भी कम जो है मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज होते हैं। अब आप देख लो दैट कितने कम होते हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग जैसे हमारी बिग टाउन्स में होती है, सिटीज़ में होती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री चाहिए होती है, मशीन चाहिए होती है। पालमपुर में मैन्युफैक्चरिंग बहुत सिंपल प्रोडक्शन मैथड से होती है, सिंपल तरीके से होती है, ज़्यादा तरीके से नहीं होती, मतलब इतनी सोफिस्टिकेटेड तरीके से नहीं होती, स्मॉल स्केल पे की जाती है। एंड मोस्टली या तो घर में की जाती है और उसमें लेबरर को भी अपॉइंट नहीं किया जा सकता, लेबर को अपॉइंट नहीं किया जाता। स्मॉल स्केल में होती है तो फैमिली मेम्बर्स ही उनकी हेल्प कर देते हैं। बहुत रेयर होता है जब लेबरर्स को हायर किया जाता है। ठीक है, अब इसमें एक दोबारा केस स्टडी आ गई कि मिश्री लाल ने एक जो मैकेनिकल शुगर केन मशीन जो है वो खरीदी है। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, और उसने अपने फील्ड पे उसे सेट कर दिया, अपने जो है फार्म में सेट कर दिया। ना शुगर केन क्रशिंग पहले किसकी हेल्प से की जाती थी, बुलेट्स की हेल्प से की जाती थी, लेकिन आजकल लोग क्या प्रेफर कर रहे हैं, मशीन्स की हेल्प से उन्हें करना। और श्री लाल क्या करते हैं, ही ऑल्सो बाय शुगर केन फ्रॉम अदर फार्मर्स, दूसरे फार्मर से शुगर केन लेता है और उसे गुड़ में कन्वर्ट करता है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग तो हो गई, जब आप रॉ मटेरियल लेते हो और उसे फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हो, एक आउटपुट आता है। तो वो क्या करते हैं, जो उसने एक मशीन लगा ली और वो जो है शुगर केन खरीदता है दूसरे फार्मर से एंड उसे जागरी में कन्वर्ट करता है, और फिर जो शाहपुर के ट्रेडर्स होते हैं उन्हें वो बेच देता है। इससे जो वो होता है मिश्रीलाल एक स्मॉल प्रॉफिट जो है वो अर्न करता है। तो हमने नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में सबसे पहले पढ़ी डेयरी फार्मिंग, दूसरी हमने पढ़ी स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। अब हम पढ़ेंगे तीसरी द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर, पालमपुर के शॉपकीपर्स। तो देखो
जो लोग ट्रेड में इन्वॉल्व होते हैं, ट्रेडर्स क्या होते हैं, जो बिजनेस करते हैं, जो गुड्स को एक्सचेंज करते हैं, जो थिंग्स को एक्सचेंज करते हैं, वो पालमपुर में इतने ज़्यादा नहीं है, मोस्टली क्या है, फार्मर्स ही है। तो जो ट्रेडर्स है पालमपुर के, दे आर द शॉपकीपर्स, जो कि सिटीज़ में जितनी भी होलसेल मार्केट्स होती है उधर से खरीदते हैं और रिटेल रेट में जो है विलेज में बेचते हैं। आपको ना एक स्मॉल जनरल स्टोर्स मिलेंगे विलेज में, जो कि बेसिक कमोडिटीज़ बेच रहे होंगे, ठीक है। अब इधर बेसिकली इन्होंने एक और केस स्टडी दे दी है, जो कह रही है दैट करीम है, जिसने एक कंप्यूटर क्लास सेंटर विलेज में ओपन किया है और कुछ ही सालों में कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि कॉलेज अटेंड कर रहे हैं शाहपुर टाउन में। इसका मतलब क्या है, उधर यूथ ज़्यादा है ना, तो जो कि क्या करे, कॉलेज अटेंड करे। और करीम ने देखा, उसने देखा दैट कई सारे स्टूडेंट्स जो है विलेज से वो कंप्यूटर क्लास अटेंड कर रहे हैं इन द टाउन। तो उसने क्या किया, 2 वीमेन को अपॉइंट किया जिनके पास सीए की डिग्री है, कंप्यूटर एप्लीकेशन की डिग्री है, जो कि एक्सपर्ट है कंप्यूटर एप्लीकेशंस पे, और उन्होंने उसे एम्प्लॉय कर लिया। तो उसने कंप्यूटर्स खरीदे और क्लासेस सेट की इन फ्रंट रूम ऑफ देयर हाउस ओवरलुकिंग द मार्केट के सामने। तो हाई जो क्लास स्टूडेंट्स थे वो क्या कर रहे थे, वो उन कंप्यूटर क्लासेस को, सी क्लासेस को अटेंड कर रहे थे इन लार्ज नंबर। अब हम पढ़ेंगे बच्चों ट्रांसपोर्ट, ए फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। तो देखो, कई हमने पढ़ा एक ऑल वेदर रोड होती है जहाँ कई सारे ट्रांसपोर्टेशन चलती है, या कई सारे जो है ट्रांसपोर्ट चलती है। तो यही चीज़ कह रखी है दैट कई सारे व्हीकल्स पाए जाते हैं हमें उस रोड पे जो कनेक्ट करती है पालमपुर को रायगंज से। रिक्शा वाला, स्टोंगा वाला, बुलक कार्स, मोटरसाइकिल, जीप सब आपको देखने को मिलेगी। वो क्या करती हैं, या तो जो सामान होते हैं वो कैरी करती हैं, ब्लॉक कार्ट्स मेनली यही काम करती है दैट जितने में सामान होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। जैसे मैं क्या पढ़ा था हमने, दैट फार्मर जो होते हैं वो होलसेल का जो है कहाँ से खरीदते हैं, टाउन से करते हैं। तो वो जो टाउन से विलेज में आएगा वो किसके जरिए आते हैं, बुलक कार्ट के जरिए आ जाते हैं, ट्रक से आ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, कैरी करते हैं लोगों के गुड्स को और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, और इनकी जगह इसकी एक्सचेंज में ना पैसे मिलते हैं। एंड देयर आर सो मेनी ऑफ पीपल विच आर इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट ड्यूरिंग द लास्ट रिसेंट ईयर्स, ठीक है, इन दी पालमपुर विलेज। लास्ट केस स्टडी आ जाती है जिसमें किशोर एक फार्म लेबरर होता है, ठीक है। बाकी लेबरर्स की तरह भी किशोरा जो है अपनी डेली नीड्स को, अपनी बेसिक नीड्स को जो है फुलफिल नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसकी वेजेस बहुत कम थी। तो कई सारे बहुत साल पहले किशोरा ने लोन लिया था बैंक से, एंड जस्ट बिकॉज ये गवर्नमेंट प्रोग्राम के अंडर था तो इसलिए वो क्या था, उन्हें चीप लोन्स मिल रहे थे टू पुअर लैंडलेस लेबरर्स, जो गरीब है जिनके पास लैंड नहीं है। तो किशोरा ने उस मनी से क्या ली, बफेलो ली, और अब वो बफेलो मतलब कि मिल्क बेचता है। एंड फर्दर ही हैज़ अटैच्ड ए वुडन कार्ट टू हिज बफेलो, मतलब उसने क्या किया, उस पैसे से बफेलो खरीदी जिससे मिल्क के लिए हेल्पफुल होता है, और उसने ना बुलक कार्ट उससे अटैच कर दी जिससे ट्रांसपोर्टेशन ईजी है। और पूरे हफ्ते में एक बार वो गंगा जाता है, रिवर गंगा में जाता है, जिससे वो क्ले ला सके फॉर दी पोर्टल। और समटाइम्स वो शाहपुर जाता है जिससे क्या कर सके, जिससे जैगरी ट्रांसपोर्ट कर सके, बाकी कमोडिटीज ट्रांसपोर्ट कर सके। और हर एक महीने उसे क्या मिलते हैं, काम मिल जाता है ट्रांसपोर्टेशन में। एंड एज ए रिजल्ट किशोरा जो है बाकी फार्मर से ज़्यादा कमा पा रहा है, और ज़्यादा कमा पा रहा है कुछ साल पहले से जो वो करा करता था, ठीक है। पहले उसके पास कितना कमी थी, एक पुअर लैंड लेबर था, लेकिन अब वो पॉटर के लिए ट्रांसपोर्टेशन का काम भी कर रहा है, मिल्क का भी कर रहा है। तो ये सब क्या होगा, हमारे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ हो गई। इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर एंड होता है। होप यू लाइक द एक्सप्लेनेशन। कोई भी डाउट हो, आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन दैट यू आर एबल टू आस्क, यू आर फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मैं सबके कमेंट्स पढ़ के रिप्लाई करती हूँ और उनके डाउट्स को आंसर भी करती हूँ। तो नोट्स भी इसके जल्दी आएंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय।